खबर उत्तराखंड की देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू संशोधन कानून सर्वसम्मति से पास हो गया। अब राज्य में सख्त भू कानून लागू होने जा रहा है। जल्द ही राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। भू कानून पर सदन में बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बदलने के नहीं दिया जाएगा और ये देश काल परिस्थितियों और लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाया गया है। ये कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। विधानसभा ने जो भू सुधार और भूमि प्रबंधन पर अपनी मोहर लगाई है, मैं ये सब हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे राज्य के बलिदानियों को, जिन्होंने राज्य को एक सपने के रूप में, उनकी बहुत आकांक्षाएं थी, उनके बहुत सारे स्वप्न थे, वो स्वप्न देखे थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको ये समर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। और ये हमारा भू प्रबंधन का काम है, जो हमने कहा था कि हम जरूर भू सुधार की दिशा में काम करेंगे, भूमि का प्रबंधन करेंगे। ये हमने एक शुरुआत कर दी है। आगे जिस प्रकार से भी सुझाव आते रहेंगे, जो राज्य के हित में, जिस प्रकार से हम पहले भी अनेक निर्णय लेते रहे हैं। तो बजट सत्र का आज पांचवां और आखिरी दिन है। आज कांग्रेस सदन में एजुकेशन सिस्टम को मुद्दा उठाएगी। शुक्रवार को रात 12:15 बजे तक सत्र चला और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन में मौजूद रहे और विभागीय बजट पर सीएम ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। शुक्रवार को विधानसभा से भू कानून संशोधन विधेयक पास हुआ। तो कल भू कानून पास हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ये आखिरी नहीं है बल्कि आज यहां से इसकी शुरुआत है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन किस तरह की कार्रवाई और सबसे बड़ी बात, भू कानून को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जो कि उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ा संदेश है, फिर बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी। और अब किस तरह से इसका इंप्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल नीलू, जिस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि बजट सत्र में भू कानून हम लेकर आएंगे, वो लेकर आए। संशोधन इसमें हुए हैं और कई जो बड़े बदलाव, उन बदलावों के साथ विधानसभा ने इसे पारित भी कर दिया है। अब ये राज्यपाल के लिए जब के पास जाएगा और वहां सिग्नेचर होने के बाद जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं वो लागू होंगे। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की बात कही है कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी मौलिकता को बचाए रखना, बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए ये शुरुआत है, अंत नहीं है। यानी अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में जिस तरीके की डिमांड लगातार उठती रही है कि एक कड़ा भू कानून होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे होना चाहिए, कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पर जमीन न खरीदे, यहाँ पर जो डेमोग्राफी बिगड़ रही है वो न बिगड़े, इन सब बातों को लेकर एक भू कानून की डिमांड हो रही थी। लेकिन अभी भी पर कई प्रतिक्रियाएं आएंगी। कानून जब लागू होगा उसके बाद भी जो अलग अलग जन कहेंगे सामाजिक संस्थाएं हैं वो जिस तरीके से इसका विरोध कर रही हैं, या फिर बात उन्होंने कही थी कि यह लागू होना चाहिए, तो इस कानून को वो किस तरीके से लेती हैं, इस पर उनका किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती है, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, सरकार ने जो वादा यहां पर किया था कि इस बजट सत्र में हम भू कानून लेकर आएंगे और उसमें जो भी कड़े कदम हमें उठाने होंगे वो उठाए गए। और कल मुख्यमंत्री खुद यहां पर रहे लगभग 12:15 बजे तक विधानसभा में, उन्होंने इस पर सारी बातें अपनी तरफ से रखी हैं। तो अब यह देखा जाएगा कि कानून किस शक्ल में आता है और उसे फिर एक्सेप्टेंस किस तरीके से मिलती है, पब्लिक की या फिर जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं उनकी। नीलू, ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और स्मार्ट मीटर पर सीएम ने कहा कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। सीएम ने कहा कि बावजूद इसके हम नवाचार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लेकिन विरोध सिर्फ उत्तराखंड में ही किया जा रहा है। अन्य कांग्रेस मीटर पर जो कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, जबकि पूरे देश के अंदर लाई गई योजना है। हमारे पड़ोसी देश हिमाचल में भी 4 लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं। वो बड़ी संख्या में मीटर लगाने वाले हैं। अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में लग रहे हैं, उत्तराखंड में जब लग रहे हैं तो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इनके भ्रम में जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि ये कोई प्रीपेड मीटर नहीं है। ये ऐसे स्थानों पर नहीं लगाया जा रहा है जहां पर हमारे
गरीब लोग रहते हैं या जिनके यहाँ पर इंटरनेट सुविधा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर लोगों को कठिनाई हो रही है, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, ऐसे स्थानों पर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन हाँ, हम नवाचार की ओर बढ़ेंगे। देश आज नवाचार की ओर बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। जब हम स्मार्टफोन रखते हैं, स्मार्टफोन लगाते हैं, दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर ये काम पुण्य का काम होता है और यहाँ पर जो है उसको जो है अलग तरीके से प्रचारित किया जाता है। इसलिए हम रुकने वाले नहीं है, हम सबको साथ में लेकर नवाचार करेंगे, सबको विश्वास में लेकर आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में पहाड़ मैदान विवाद पर प्रेमचंद अग्रवाल की सफाई सामने आई। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेरे बयान को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी होने के बावजूद मुझे उत्तराखंडी होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम जिएंगे तो उत्तराखंड के लिए और हम मरेंगे तो भी उत्तराखंड के लिए। आपको बता दें कि कल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक मदन बिष्ट के पहाड़ की उपेक्षा के आरोप में मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ियों का नहीं है, जिसके बाद पहाड़ मैदान को लेकर विवाद बढ़ गया है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस बात पर शुक्रवार को सत्र के दौरान सदन में मदन बिष्ट और प्रेमचंद के बीच पहाड़ और मैदान को लेकर हंगामा हो गया। बजट सत्र के पहले दिन से चली आ रही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच की नोकझोंक शुक्रवार को पहाड़ मैदान की लड़ाई में बदल गई। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने जिला प्राधिकरणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके चलते पहाड़ों में भवनों के नक्शे पास कराने में दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जब इसका जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने पहाड़ मैदान पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे मंत्री प्रेमचंद बिफर पड़े। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था? क्या नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे ना, आप समझाइए ना। अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी लिए पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। उत्तराखंड के हैं हम लोग और बिना चाहे ऐसे ही बोल दिया जाए, इस तरह की व्यवहार काइंडली यहां पे ना करें। हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है, उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग शुक्रवार को प्रश्नकाल भी हुआ, चर्चा परिचर्चा भी हुई, लेकिन इसी दौरान जो हुआ उसने पक्ष और विपक्ष को असहज तो किया। विधानसभा में माननीयों की साख पर भी बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ये सब तब हुआ जब विधानसभा की कार्रवाई लाइव जा रही थी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ विरोधी बातें कहने पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध भी शुरू हो गया। ऋषिकेश में कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद का पुतला फूंका। कांग्रेस ने नारेबाजी कर प्रेमचंद की बातों पर एतराज जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहाड़ियों के विरोध और बलिदान के ही चलते उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और आज पहाड़ियों को उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है।
और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाकुंभ के चलते परिवहन निगम को फायदा हुआ है। जनवरी महीने में परिवहन निगम की 70 करोड़ की कमाई हुई है। प्रदेश भर से 15 डिपो से कुंभ स्पेशल बस चलाने का फायदा हुआ। देहरादून से प्रयागराज के लिए रोज 2 बस चलाई जा रही है। वहीं शुक्रवार को हल्द्वानी में 8 बसें प्रयागराज भेजी गई। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर भी बढ़ने लगा है, अब यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है और इसे लेकर उत्तराखंड सरकार को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, एक बड़ा फायदा उत्तराखंड सरकार को महाकुंभ से, क्योंकि रोजाना बस चलाई जा रही है और जो रेवेन्यू आ रहा है वो सरकार के खाते में आ रहा है। तो जिस तरह से जो आसपास के राज्य हैं जहां से भारी तादाद में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, उन सरकारों के लिए ये काफी फायदा देने वाला महाकुंभ रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम की अगर मैं बात करूं, हमेशा से निगम का यही रोना रहा है कि उनकी कमाई नहीं होती है। रोडवेज में यात्री सफर नहीं करना चाहते हैं, बसों में लोग सफर नहीं करना चाहते, लेकिन इस बार अगर पिछले 1 महीने का डेटा देखा जाए तो अकेले जनवरी महीने में ही 70 करोड़ की कमाई परिवहन निगम ने कर दी है। वो भी सिर्फ 2 बसें चलाई जो कि प्रयागराज के लिए चली सुबह 10 बजे और एक शाम को 5 बजे जो वॉल्वो चलती है, सुबह ऑर्डिनरी बस चलती है। लेकिन अब महाशिवरात्रि का जो स्नान है 26 तारीख को, उसको लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है और परिवहन निगम ने ये फैसला लिया है कि 3 बसें अब प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी और 5:30 बजे एक बस एडिशनल जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। 5:30 बजे भी प्रयागराज के लिए देहरादून से बस चलाई जा रही है। 15 डिपो से उत्तराखंड के ये बसें चल रही हैं और इस बसों के चलने में मारामारी मची हुई है। जो यात्री हैं वो प्रयागराज जाना चाहते हैं कुंभ स्नान के लिए और जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर मैं कल की ही बात करूं तो हल्द्वानी से जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक ये रहा कि इतनी जबरदस्त भीड़ थी यात्रियों की कुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, कि वहां पर जब उन्हें बस नहीं मिल रही थी तो वो सीधे वर्कशॉप में पहुंच गए यात्री और वहां पर ही उन्होंने डेरा डाल दिया। वो चाहते कि और ज्यादा बसें चलाई जाए। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है परिवहन निगम के लिए वो यही कही जाएगी कि 70 करोड़ की कमाई निगम को हो गई है जनवरी महीने में ही, जिसमें प्रॉफिट भी शामिल है। बिल्कुल, तो प्रॉफिट में अब इस वक्त दिखाई दे रही है उत्तराखंड परिवहन निगम और ये अच्छी बात भी है उसके लिए, क्योंकि रेवेन्यू काफी ज्यादा जनरेट महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का दल 400 अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचा, जहां पर आज कनखल के सती घाट पर विधि विधान के साथ पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाएगा। 400 अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचा है ये पाकिस्तान से आया हुआ दल। बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कब यहां पर पहुंचे हैं और कहां से आए, किस तरह से आए और इनसे बातचीत हुई होगी, ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के कराची शहर से हिंदुओं का ये दल हरिद्वार पहुंचा हुआ है। हरिद्वार अब से थोड़ी देर बाद ही पहुंचने वाला है। इस काफी समय पहले ये दिल्ली के निगम बोध घाट पर पहुंच गया था, क्योंकि गंगा को हिंदू धर्म में गंगा को मोक्ष का द्वार माना गया है और गंगा में अस्थि विसर्जित करने के बाद ही मोक्ष मिलता है। इस तरह की धारणा जो है हिंदू धर्म में लंबे समय से प्रचलित है। तो उसी धारणा के चलते पाकिस्तान के भी जो हिंदू हैं वो इस धारणा से अपने को अलग नहीं कर पाए हैं और पिछले कुछ सालों में अलग अलग कारणों से जो भी मौतें वहां पर हुई हैं, वहां शमशान घाट पर और वहां के हनुमान मंदिर पर ये अस्थियां वहां पर इकट्ठा की जा रही थी और उसके बाद में अब इनको वहां से लेकर चला गया है और आज सती घाट पर इनका विसर्जित किया जाएगा। 400 से ज्यादा ये अस्थि कलश है। लगभग 60 से 70 लोगों का ये दल है जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले भी यहाँ पर जो पाकिस्तानी हिंदुओं की जो अस्थियां है वो यहाँ पर आती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां है वो यहाँ पर पहली बार आ रही हैं और इससे पता चलता है कि हरिद्वार की जो अस्थि विसर्जित करने की यहाँ पर जो लंबे समय से बिल्कुल, तो जो मान्यता है वो मान्यता बाहर रहने वाले देश और खासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी काफी ज्यादा आस्था इसमें है और यही वजह है कि अस्थियों को लेकर अब पाकिस्तान का एक दल हरिद्वार पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित।